विचार जब तक आचरण के रूप में प्रकट नहीं होता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। आचरण आदमी के विचार को मर्यादित करता है। जहाँ विचार और आचरण के बीच मेल होता है, वहीं जीवन पूर्ण और स्वाभाविक बनता है। लेखक। और दामिनी ने शिथिल पढ़कर पुस्तक के एक ओर सरका दी और तकिए में सिर टिकाकर चेत लेट गई। आंखें मूंद लीं। कुछ क्षण इसी तरह पड़ी रही और फिर मुंदी हुई आंखों को और जोर से मूंद लिया, ताकि आंखों की झिरी से यथार्थ भीतर घुसने न पाए। इस तरह वह छूट जाएगी तो उस मुक्त हो सकेगी। लेखक का कथन उसे अपने व्यवहार की पुष्टि करता क्यों प्रतीत हो रहा है? दामिनी जब भी ध्यानस्थ हो अपने स्वभाव का विश्लेषण करती है, किन्हीं बिंदुओं पर स्वयं को दोषी पाती है। फिर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रही है। पर उसका स्वभाव यह नहीं था। वह तो प्रिया को खूब प्यार करती रही है, आज भी चाहती है प्रिया को पुत्रीवत स्नेह करे, कम से कम अपनी खींच, असंतोष, तिरस्कार को व्यक्त न होने दे। किंतु इस 9-10 वर्षीय बच्ची को देखते ही मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। यह उसकी संतान नहीं है। उसकी एकमात्र संतान बाबू है। आयु, अस्तित्व, वर्चस्व, दायित्व में एक बड़ा फासला होने के बावजूद वह प्रिया से प्रतिस्पर्धा करती है। लगता है प्रिया उसकी एकाकी प्रभुता को चुनौती दे रही है। स्थिति यह हो गई है कि प्रिया सामने नहीं होती है तो लगता है इससे असुविधा या कष्ट क्यों होना चाहिए, और सामने होती है तो लगता है इसे बर्दाश्त करना संभव नहीं। उसे देखते ही दामिनी की आंखें प्रत्यंचा सी खिंच जाती हैं। चेहरे पर तनाव की बारीक रेखाएं उभर आती हैं। जीवन के समुद्र में जब तूफान आता है तब हमें मालूम नहीं होता कि फनफनाती लहरों का उतार चढ़ाव हमें कहाँ फेंकेगा। पर दामिनी को तो पता है वह कहाँ आई है, क्यों आई है। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी मात्र 2 वर्ष ही हुए हैं। इसी बालाजी इरेक्शन ऑप्टिकल लिमिटेड में आनंद के साथ दामिनी का पति रत्नेश काम करता था। दोनों सेल्स डिपार्टमेंट में थे। रत्नेश के क्रोधी स्वभाव को देख कोई भी उससे कोई मेलजोल नहीं रखता था, पर आनंद से उसका अच्छा मेलजोल था। लोग उसे वहसी समझते थे। खुश हो जाए तो जान कुर्बान कर दे, रुष्ट हो जाए तो जान लेने पर आमादा। दामिनी को कभी मेवा मिष्ठान खिलाए बिना दम न लेने दे, तो कभी शराब में धुत हो निर्दयता से पीटे। एक रात उसे साइलेंट हार्ट अटैक आया और कुछ ही क्षणों में वह भगवान को प्यारा हो गया। दामिनी को कंपनी के प्रबंधकों ने बालाजी विकास विद्यालय में शिक्षिका पद पर रख लिया। दामिनी ने कभी सोचा भी न था कि आनंद के सहयोग का प्रतिफल विवाह के रूप में सामने आएगा। 2 घर, 2 परिवार, 2 संसार, 2 लोगों की पीढ़ियां विलय होंगी। आनंद की बिना माँ की पुत्री प्रिया बाबू के साथ खेलते हुए दामिनी को माँ के रूप में देखने लगेगी। प्रिया एक तरह से पूरा दिन बाबू के साथ बिताती थी। दामिनी बाबू और प्रिया की बातें सुनती तो चकित होती। प्रिया कहती, बाबू तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी हैं। बाबू पूछता, प्रिया तुम्हारी मम्मा कहाँ गईं? भगवान के घर। मेरे पापा भी भगवान के घर चले गए। मुझे और मम्मा को मारते थे, गंदे थे। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। मेरे लिए अच्छी सी मम्मा लाने वाले हैं, मेरी मम्मा जैसी। हाँ, तुम भी मम्मा से कहो ना, तुम्हें अच्छे पापा चाहिए, तुम्हारे पापा जैसे। मेरे पापा जैसा अच्छा पापा और कोई नहीं हो सकता। मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। हाँ, तुम्हारे पापा सबसे अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, तुम्हें मारते नहीं, बहुत प्यार करते हैं। प्रिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि पापा लोग बच्चों को इतना प्यार करते हैं। नहीं, मम्मा बच्चों को अधिक प्यार करती हैं। देखो ना, तुम्हारी मम्मा तुम्हें कितना प्यार करती हैं। सुनकर दामिनी की आंखें भर आती। प्रिया बहुत मासूम नाजुक है। बहुत हल्के स्पर्श से इसकी सार संभार करनी होगी, या तनिक भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर यह जद्दोजहद क्यों, स्वस्थ वृत्ति में विकट क्यों? बाबू और प्रिया ने आपसी स्नेह, सामंजस्य, सानिध्य के आधार पर इस नए रिश्ते को तत्परता से स्वीकार कर लिया। प्रिया ने बाबू को अपना कमरा दिखाया और बाबू ने साधिकार उसमें अपना सामान ठूस कर मानो उसे पंजीकृत करा लिया। आनंद भावुक था। बच्चे अबोध और सरल होते हैं, शायद इसलिए उन्हें नई स्थिति को ग्रहण करने में आसानी होती है। दामिनी, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी इसी सरलता से इस घर को ग्रहण करोगी। हाँ, इस घर से मेरी पुरानी पहचान है। आनंद को यह आश्वासन थमाते हुए दामिनी ने सोचा भी नहीं था कि प्रिया की उपस्थिति विपत्ति बन जाएगी। मनुष्य अपनी जगह बनाने के लिए अपने घोषणा पत्र में जिस सजगता, निष्ठा, संकल्प, चेष्टा, आदर्श का उल्लेख करता है, जगह निश्चित हो जाने पर उस घोषणा पत्र की योजनाएं एवं कार्यक्रम पता नहीं क्यों याद नहीं रखता।
मनुष्य भूल जाता है कि जगह पा लेना किसी हद तक आसान है, पर उसकी गरिमा बनाए रखना आसान नहीं होता। उसके लिए त्याग, श्रम, विनय, ईमानदारी और बड़प्पन की ज़रूरत होती है। खुद को सबके साथ बांटना होता है। दामिनी इस घर में अपनी उजली छवि लेकर आई थी। प्रिया पूरे समय दामिनी को घेरे रहती। मम्मा, मेरी चोटी बना दो। दामिनी बड़ी रुचि से कोई नया स्टाइल बना देती। मम्मा, तुम ऐसा स्टाइल बना देती हो तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ। प्रिया आती, सॉरी मम्मा, मेरे कारण बाबू को डांट पड़ी। अच्छा अच्छा, जूठी कटोरी सिंक में रखो और तमीज सीखो। प्रिया कतराए भाव से दामिनी को देखती और फ्रॉक से अधर पोंछती हुए ठिठके पैरों से लौट जाती। प्रिया की चाल में कभी खरगोश किसी तेजी और चपलता हुआ करती थी, अब वह चाल मंद पड़कर छीड़ हो गई है। फिर प्रिया दामिनी से दूर होती गई, उससे प्रयोजन न रखती, अपने काम स्वयं कर लेती। सुबह उठ जाती, नहा लेती, स्कूल के लिए तैयार हो जाती, अपने और बाबू के जूतों में पॉलिश कर लेती, अपना खाना परोस लेती, पुस्तकें, बिस्तर, वस्त्र व्यवस्थित रखती, दत्त चित्र हो पढ़ाई करती। उसका दामिनी से ज़रूरत भर का ही संवाद होता। दामिनी आनंद की उपस्थिति में प्रिया के प्रति भेदभाव न बरत पाती, यह प्रिया समझने लगी थी। अब उसे जो भी मांग रखनी होती आनंद की उपस्थिति में ही रखती। बाबू अनुमोदन के लिए जैसे ही तैयार रहता। पापा, आज हमें महोत्सव मेला ले चलिए, मैं और बाबू ढेर सारी चीज़ें खरीदेंगे। प्रिया आनंद की गोद में बैठ जाती। क्या खरीदोगी? आनंद दुलार से पूछता। दामिनी आनंद को प्रिया से लाड लड़ाते देखती तो द्वेष से भर उठती। बाप रे, लड़की का बहुत साहस बढ़ गया है, और ये बाबू कितना बेवकूफ़ है। दामिनी, बच्चे तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, आनंद कहता। दामिनी तुनक जाती। इनके मन का न करूं तो मैं बुरी ही ठीक। ये कौन होते हैं तुम्हें बुरा साबित करने वाले? घर तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, मैं तुम्हारा, हमें जिस तरह उठाओ बैठाओ तुम्हारी मर्जी। आनंद इस तरह की बातों में संतुलन बनाए रखने का भरकस प्रयास करता, पर सफल न हो पाता। फिर दामिनी आनंद के अनुरोध पर भी मेला नहीं गई। आनंद बाबू और प्रिया को लेकर चला गया। दामिनी लक्ष्य करती है कि जब वह साथ नहीं जा रही होती है तो आनंद और बाबू के साथ प्रिया बड़े प्रफुल्ल भाव से जाती है। प्रिया दामिनी को उपेक्षित बल्कि लगभग नज़रअंदाज करने लगी है। यह देख दामिनी को दुख होता है। वह प्रिया को तिरस्कृत उपेक्षित करती है, फिर भी चाहती तो है, लेकिन प्रिया उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देती है। यह देख दामिनी की इच्छा होती है कि प्रिया का कान उमेट कर कहे, प्रिया, मेरे घर में रहना है तो मुझे पूरा सम्मान और महत्व देना होगा। मगर प्रिया से पहले बाबू बोल पड़ेगा, मम्मा, घर तो प्रिया का है, और देखो ना प्रिया कितनी अच्छी है, हमें अपने घर में रहने देती है। ओह बाबू, तुम इतने नादान क्यों हो? दामिनी के नसों का खिंचाव बढ़ जाता है। आज भी दामिनी बाबू को सीख दे रही थी। बाबू, तुम प्रिया के पीछे पागल बने न फिरो, उसकी चालाकी समझो, पढ़ने में मन लगाओ। उसकी बातों में समय नष्ट करते हो और वह पढ़ने में लगी रहती है। प्रिया चालाक नहीं है मम्मा, वह तो खुद मुझे पढ़ने के लिए कहती है। बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहन है, देखो ना मेरी कितनी केयर करती है। कुछ नहीं करती, तुम बेवकूफ़ हो। मम्मा, तुम प्रिया से चिढ़ती क्यों हो? बाबू ने अनजाने में बात को नया मोड़ दे दिया। दामिनी नियंत्रण खोने लगी। मैं उससे चिढ़ती हूँ? मुझे ऐसा लगता है उस बेचारी ने हमें घर में रखा और वह हमें अपने घर से भगा देगी तो? बाबू, दामिनी भभक उठी। तुम यह बात दिमाग से निकाल दो कि प्रिया तुम्हें इस घर से नहीं भगा सकती। यह घर हमारा भी है, तुम भोंदू हो, इसलिए वह तुम्हें धमकाती है। प्रिया नहीं धमकाती, वह तो कहती है, बाबू, तुम इस घर से कभी मत जाना, तुम रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है। वह कहती है, उसे पता होता कि तुम उसे टॉर्चर करोगी तो वह तुम्हें अपनी मम्मा न बनाती, बस मुझे अपना भाई बना लेती। तो प्रिया तुम्हें पाठ पढ़ा रही है और तुम उसके शागिर्द बने हो। मम्मा, तुम प्रिया को टॉर्चर मत करो प्लीज़। बाबू ने हाथ जोड़ दिए। मैं टॉर्चर? बाबू बदतमीज। और न जाने किस सनक में दामिनी ने बाबू को पीट दिया। बाबू का रोना सुन प्रिया अपने कमरे से निकल आई। बाबू का बचाव करते हुए पूरी ताकत से चीखी, क्यों मारा मेरे भाई को? छोड़ो छोड़ो, तुम गंदी मम्मा हो। प्रतिद्वंदी ठीक सामने थी। दामिनी बिलबिला उठी। उसने प्रिया को भी अच्छी तरह धुन दिया, फिर उफनती हुई अपने कमरे में आ गई। देर तक उफनती रही। बेचैनी और उत्तेजना कम न हुई तो बिस्तर पर पड़ी पुस्तक उठाकर वह पन्ने पलटने लगी। सामने एक लेखक के विचार थे। उसने शिथिल पढ़कर पुस्तक सरका दी और चित लेट गई, आंखें मूंद ली। प्रिया और बाबू को क्रूरता से मारा गया था।
दोनों रोते रोते न जाने कब सो गए। प्रिया का अंतर्मन चोटिल हुआ था। वह तमाम दिन ज्वर से तपती रही। आनंद सांझ ढले जब फैक्ट्री से लौटा तब दामिनी को चेत आया, आज उसने क्या नृशंसता ढाई है। आनंद बाबू और प्रिया के कमरे में गया तो देखा प्रिया लेटी हुई है और बाबू पुस्तक खोले पढ़ने का नाटक कर रहा है। प्रिया बाबू और पिता की उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित पाकर प्रिया का रुका हुआ रोना फूट पड़ा। वह झटके से उठी और दौड़कर आनंद से लिपट गई। पापा पापा, आज मम्मा ने बाबू को और मुझे पीटा। पापा, अब मम्मा को उनके घर पहुंचा दो। यहाँ मैं, आप और बाबू रहेंगे, या फिर मुझे और बाबू को हॉस्टल भेज दीजिए। हिचकियों में उलझे प्रिया के शब्द भेद खोल रहे थे। हाँ पापा, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम हॉस्टल में रहेंगे। बाबू ने अनुमोदन किया। आनंद देर तक बच्चों के कमरे में रहा। इधर दामिनी यह सोचकर रसोई में व्यस्त रहते हुए पीड़ित थी कि आनंद कोई विस्फोट करेगा। दामिनी आशंका के विपरीत आनंद का स्वर संतुलित था। आनंद ऐन दामिनी के सामने आकर खड़ा हो गया। बड़े धैर्य से पूछा, उदास हो? कोई बात है? मालूम होता है तुम्हें बच्चों ने कुछ अधिक थका डाला, वरना मारपीट करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, मैं जानता हूँ। दामिनी नहीं समझ पाई कि यह व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी इतना संयमित और नियंत्रित कैसे रह पाता है। आज चलो कुछ डिस्कस किया जाए। देखो दामिनी, सामान्य और सहन परिस्थितियों में सभी निभा लेते हैं, पर आदर्श इंसान वह है जो असामान्य परिस्थितियों में निभा सके। हमारी सारी कोशिश मशक्कत आखिर इसलिए होती है कि हम नेक और समझदार इंसान के रूप में जाने जाएं। हमने यह जो बंधन बांधा है, बच्चों को सुरक्षा, सद्भाव, स्नेह देने के विकल्प के तौर पर बांधा है। और अब देख रहा हूँ प्रिया को सहन करने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। तुम क्या सोचती हो, तुम्हें स्वीकार करने में प्रिया को कोई दिक्कत ना आई होगी? बच्चे किसी बाहरी व्यक्ति को आसानी से स्वीकार नहीं करते, वे इसके लिए खुद को तैयार करते हैं। प्रिया और बाबू ने हम दोनों को सहयोगी वृत्ति का पाया, इसीलिए आसानी से स्वीकार कर लिया। अब तुम्हारे असहयोग का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आनंद ने सभ्रपाय प्रिया का नाम नहीं लिया। प्रिया ने तुम्हें इस आशा से स्वीकार किया है कि तुम उससे बहुत प्यार करोगी, तुम उसके साथ पक्षपात करोगी, तो वह तुम्हें स्वीकार क्यों करेगी? मैं तो हैरान हूँ इस बच्ची की सहन शक्ति देखकर। पहले यह बड़े अधिकार भाव से तुमसे अपने काम करने को कहती थी, फिर दबाव डालने लगी कि तुम उसके काम करो, फिर अपने काम खुद करने लगी, फिर तुमसे मतलब रखना छोड़ दिया, फिर तुम्हें नज़रअंदाज करने लगी, और अब कहती है कि वह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, उसे हॉस्टल भेज दिया जाए। तुम समझ सकती हो वह कितनी मानसिक यातना सहकर आज इस फैसले तक पहुंची होगी। दामिनी, जिंदगी बहुत छोटी है, हम उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा कि हमें जिंदगी के साथ निभाना नहीं आया। बाबू के साथ सामंजस्य बैठाने में मुझे भी असुविधा हुई है। बेटे और बेटी जैसे में लंबा फासला है, पर जब मैंने देखा कि बाबू मुझ पर भरोसा करना चाहता है तो मैंने उसके भरोसे को कायम रखना जरूरी समझा कि पापा नाम का रिश्ता क्रूर नहीं, सुंदर भी हो सकता है। और एक दिन मैंने पाया कि मैं बाबू के भरोसे को कायम रखने के लिए सचेत नहीं हूँ, बल्कि उससे प्यार करने लगा हूँ। समस्या बस स्वीकार अस्वीकार की है। स्वीकार कर लो तो समस्या हल हो जाती है। आनंद पहली बार बातों को इस तरह परत दर परत खोल रहा है। दामिनी नजरें झुकाए अपराधिनी सी बैठी है। प्रिया कहती है, मम्मा को उनके घर भेज दो, पर मैं बाबू को नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्योंकि उसने बाबू को सदा सहयोगी, निष्ठावान और भरोसेमंद पाया है। प्रिया और बाबू आपस में सामंजस्य बैठाते हैं, तो मैं डरता हूँ दामिनी कि तुम बाबू की दृष्टि में भी अपना स्थान कम न कर बैठो। जानती हो, हॉस्टल जाने की इच्छा अकेले प्रिया की नहीं है, बाबू की भी है, क्योंकि उसे तुम्हारा ढंग उचित नहीं लगता। दामिनी शिथिल है, बिना उतार चढ़ाव के किस सरलीकरण के साथ अपनी बात कह रहा है। दामिनी, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उनके साथ वे चीज़ें भी स्वीकारनी पड़ती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। फिर तुम तो स्थिति का सामना बड़ी बहादुरी से करती आई हो, अब कैसे घबरा गई, वह भी इतनी छोटी सी बच्ची से? अरे प्रिया का क्या है, एक दिन ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। प्रिया के साथ तुम्हें निभाना ही कितना है? अधिक से अधिक 10-12 साल, जबकि मुझे बाबू के साथ जिंदगी भर निभाना है। पर मैं विचलित या आतंकित नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे स्वीकार कर चुका हूँ। आज सोचता हूँ तो लगता है मुझसे ही कोई कमी चूक हो गई होगी जो यह स्थिति बनी। तुमसे आग्रह है, मुझे जो चाहे सजा दे लो, पर प्रिया मासूम है, उसके विश्वास को मत तोड़ो। वह इतनी मासूम है कि आज की मारपीट से उसे दहशत हो गई है और उसे ज्वर हो आया है। प्रिया को ज्वर है,
आनंद चला गया। दामिनी बुत बनी अपनी जगह पर बैठी रही। आनंद की बातें प्रतिदिन होती रहीं। आनंद ठीक कहता है, समस्या स्वीकार अस्वीकार की है। स्वीकार कर लो, जीना आसान हो जाएगा, वरना कलह होगी। उसे खुद को बदलना होगा। प्रिया को अस्वीकार कर वह भी सुखी कहाँ। सब कुछ होते हुए भी खालीपन का बोध होता है, बेचैनी सी है। उसमें आनंद का सामना करने की हिम्मत तो नहीं है। फिर भी वह उठी कि आज न उठी तो फिर कभी नहीं उठ पाएगी। वह खुद को ठेलते हुए प्रिया के कक्ष में ले गई। देखा बिजली बुझाई नहीं गई है। आनंद आंखों को वहां से घेरे हुए चित पड़ा है और उसकी बगल में लेटी हुई प्रिया का हाथ उसके पेट पर है। पता नहीं आत्मविवेचना का अथवा आनंद द्वारा किए गए विश्लेषण का प्रभाव है कि दामिनी को सोई हुई प्रिया बड़ी अबोध प्रतीत हुई। कभी इसका पूरे घर में वर्चस्व रहा होगा, फिर भी इसने अपने घर को किस तरह सबके साथ बांट लेना चाहा। यह छोटी होकर बड़प्पन निभाती रही और उसे बड़े होने का बड़प्पन याद नहीं रहा। दामिनी चुपचाप आकर आनंद के पैताने बैठ गई। आनंद जाग रहा था, चौंका। तुम सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोए। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। सुबह तुमको घर के काम निपटाने होते हैं, स्कूल जाना होता है। जाओ बाबू के पास सो जाओ, प्रिया को मैं देख लूंगी। प्लीज प्लीज। कुछ है दामिनी के स्वर में, शायद भीतर की जड़ता पिघलने की आवाज। यह इस वक्त जबरदस्त परिवर्तन से गुजर रही है। इसे परिवर्तन से गुजरने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। शायद यही इसका प्रारंभिक बिंदु हो। ठीक है, तुम सो जाओ। आनंद उठ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।